नमस्कार दोस्तों, क्षमा माफ़ी चाहेंगे क्योंकि पिछला वीडियो जो हम रिकॉर्ड कर रहे थे उसमें कुछ टेक्निकल कारणों से हमको पॉज करना पड़ा और उसी वीडियो को हम वापस जारी करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब चूँकि हम देख चुके थे कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल जो इसके तहत काउंसिल फॉर्म होती है वो गवर्नर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, रीऑर्गेनाइज की जाती है और इसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को गवर्न करने के लिए एक ऑटोनोमस काउंसिल बनाई जाती है। ऑटोनोमस काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल। अब ये ऑटोनोमस काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है और चूंकि अगर मान लो एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में एक ही ट्राइब रह रही है तो वहाँ पे सिर्फ एक ही बार ऑटोनोमस काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, एक ही होगी। अगर उसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में जिस डिस्ट्रिक्ट को ऑटोनोमस रीजन घोषित किया गया है, अगर वहाँ पर एक से ज़्यादा ट्राइब रह रही है तो वहाँ पे ऑटोनोमस काउंसिल के साथ साथ रीजनल काउंसिल भी फॉर्म की जाएगी। अब ऑटोनोमस जो काउंसिल होगी उस काउंसिल में टोटल 30 मेंबर होंगे। उन 30 मेंबर में से जो 26 मेंबर होंगे वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर वहाँ के लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे। बाकी जो 4 मेंबर होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे और वो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेटेड किए जाएंगे और उन्हें रिमूव भी गवर्नर के द्वारा किया जा सकता है। ये अपने ऑफिस पर जो 4 नॉमिनेटेड मेंबर रहते हैं वो रहते हैं प्लेजर ऑफ द गवर्नर तक। ठीक है, हमने देख लिया है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट क्या होती है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को गवर्न करने के लिए ऑटोनोमस काउंसिल होती है, रीजनल काउंसिल होती है। ऑटोनोमस काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल में जो 30 मेंबर होते हैं उनमें से 26 मेंबर को डायरेक्टली इलेक्टेड किया जाता है लोगों के द्वारा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक जो इलेक्शन में लाइक सबको मताधिकार होता है उसके तहत, और उसके बाद में जो 4 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उनको गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि टोटल ऑटोनोमस काउंसिल अभी तक कितनी फॉर्म हुई है। इन 4 स्टेट्स में अभी तक 10 ऑटोनोमस काउंसिल या रीजनल काउंसिल फॉर्म की जा चुकी है। अब इन जो ये ऑटोनोमस काउंसिल है, रीजनल काउंसिल है, इनके पास कुछ पावर्स है। अब उन पावर्स की चर्चा करते हैं जो इन्हें एक उस एरिया की सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी बनाती है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की। इनके पास पावर है कि ये कानून बना सकते हैं, उनको लागू कर सकते हैं, वहां का प्रशासन इनके हाथों में होता है और वहां का जितना भी रिसोर्सेस होता है वो यही जो ऑटोनोमस काउंसिल के मेंबर्स होते हैं या ऑटोनोमस काउंसिल जो पूरी एज ए बॉडी उसको रेगुलेट या मैनेज करने का कार्य करते हैं। अब ये कानून किन किन क्षेत्रों में बना सकते हैं? ये कानून फॉरेस्ट से संबंधित बना सकते हैं, वहां की लैंड से संबंधित बना सकते हैं, कैनाल्स, रिवर्स, विलेजेस। और जो ऑटोनोमस काउंसिल है इसके पास कानून बनाने की जो शक्तियां हैं वो सिविल मैटर्स में भी देखने को मिलती है। जैसे विभिन्न सिविल मैटर्स मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे जो उस एरिया के सिविल मैटर से संबंधित कानून बनाने का कार्य होता है वो ऑटोनोमस काउंसिल या रीजनल काउंसिल करती है। अब ऑटोनोमस काउंसिल जो सिविल मैटर कौन कौन से हैं, जैसे मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस, और प्रॉपर्टी। इन सभी सिविल मैटर से संबंधित जो कानून बनाने का काम है वो ऑटोनोमस काउंसिल के द्वारा किया जाता है।
अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस ऑटोनोमस काउंसिल के जो अब जो कोई अगर क्रिमिनल मैटर्स है या सिविल मैटर्स है, इनके खिलाफ अगर कहीं पे परिवाद दायर करना है तो दायर कहाँ किया जाएगा। तो बेसिकली सबसे छोटी एक जो जुडिशियल यूनिट होती है इस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की, वो होती है ग्राम न्यायालय। किसी भी व्यक्ति को अगर कोई परिवाद दायर करना है या कंप्लेंट करना है किसी भी एक्यूज्ड के खिलाफ, तो वो ग्राम न्यायालय में मैटर को सॉर्ट आउट किया जाएगा। अगर ग्राम न्यायालय से मैटर सॉर्ट आउट नहीं होता है तो वो अपील के माध्यम से ऑटोनोमस काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल पर ऑटोनोमस काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल में वो अपील दायर की जाएगी। अगर ऑटोनोमस काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल में भी ये मैटर सोल्व नहीं होता है, उसके पश्चात गवर्नर की परमिशन से ये हाई कोर्ट में जाएगा मैटर। अब यहाँ पे हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन लागू होगा या नहीं लागू होगा, हाई कोर्ट के जो भी पावर्स है वो डिसाइड कौन करेगा, वो गवर्नर डिसाइड करेगा। तो हमने देखा कि जो सिविल मैटर्स क्या है उनको कौन कौन से क्षेत्र में वो कानून बना सकते हैं, उनका क्रियान्वयन कर सकते हैं, किस किस मैटर से डील करते हैं, और अगर कोई मैटर हो वहाँ पे जो क्रिमिनल या सिविल मैटर्स हो तो उसको सॉर्ट आउट करने का कार्य कौन करता है, हमने ये भी देखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो ट्राइबल एरियाज है, अब यहाँ पे जो सरकार जैसे पार्लियामेंट है या विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इन जहां पर जिस ट्राइबल एरिया जिस स्टेट में जो ऑटोनोमस काउंसिल है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, वहां की जो विधानसभा है, इनके जो कानून है वो डायरेक्टली इन एरियाज में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में लागू नहीं होते हैं। ये कुछ मॉडिफिकेशन पे या गवर्नर या राष्ट्रपति की परमिशन के आधार पर ही वहां पर लागू होते हैं। जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 स्टेट है। इन चारों स्टेट में अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाता है तो वो लागू होगा या नहीं लागू होगा, ये गवर्नर एंड प्रेसिडेंट पर निर्भर करता है। क्योंकि ये वीडियो मैं मानकर चल रहा हूँ कि जो स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं वो अभ्यर्थी भी देख रहे होंगे, इसलिए मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो असम एक एक्सेप्शनल स्टेट है जिसमें जो पार्लियामेंट अगर कोई कानून बनाती है तो वो डिसाइड गवर्नर करता है, और विधानसभा बनाती है वो भी गवर्नर करता है। और इसके अलावा जो 3 है, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा, अगर कोई पार्लियामेंट कानून बनाती है वो लागू होगा या नहीं होगा ये प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। तो ये एक्सेप्शन है और मैंने आप लोगों को बता दिया है, जो आप ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि ये ट्राइबल एरिया बनाने की क्यों जरूरत है, क्यों ऐसा डिमांड, ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि हम किसी एरिया को ट्राइबल एरिया घोषित करें। तो जैसे मैं हेडिंग डालता हूँ, व्हाई ट्राइबल एरिया। साथियों, हम मानकर चलते हैं कि ट्राइबल एरियाज में आदिम जनजातियां रहती है, और हम ऐसा भी मानते हैं कि सबसे जो पुरानी जनजातियां होती है उनका एक यूनिक कल्चर होता है, यूनिक लैंग्वेज होती है, डायलेक्ट होते हैं, उनकी कुछ प्रथाएं होती है, ट्रेडिशंस होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं और उनकी कुछ मान्यताएं होती है। सो हमारा ये दायित्व है, हम चूंकि एक मॉडर्न सिविलाइज्ड वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा ये भी कर्तव्य है कि जो हमारी जनजातियां हैं उनका भी कल्चर को प्रिजर्व करने का दायित्व हमारा है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हम कैसे जो ट्राइबल एरिया है और वहाँ पर जो रहने वाली जनजातियाँ हैं उनके कल्चर को प्रिजर्व कर सके, उनको एक ऐसी पावर दे सके जिनके तहत वे खुद ही ऑटोनोमसली अपने आप को सेल्फ गवर्न कर सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ट्राइबल एरिया घोषित किए गए हैं, और उसी को देखते हुए एक जैसे कि कारण है कि कल्चर को प्रिजर्व करना, कल्चर को प्रिजर्व करना, खुद को सेल्फ गवर्न करना, सेल्फ गवर्न करना, और जो
वहाँ के कानून हैं जो खुद से स्वयं द्वारा निर्मित कानून को क्रियान्वित करना। इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारत में ट्राइबल एरिया घोषित किए गए हैं और इन्हीं सब कारणों के, इन्हीं सब शक्तियों के कारण, इन्हीं सब विशेष प्रावधानों के कारण इस एरिया को, ट्राइबल एरिया को गवर्नमेंट विद इन गवर्नमेंट शासन के अंदर, सरकार के अंदर सरकार का दर्जा भी दिया गया है, क्योंकि इनको एक विशेष अलग प्रकार की पावर्स दी गई है। इसीलिए जो वर्तमान में लद्दाख में सोनम वांगचुक जी के द्वारा एक मूवमेंट लीड किया जा रहा है और वो डिमांड अपनी रख रहे हैं कि कैसे 6th शेड्यूल में लद्दाख को जोड़ा जाए, वो इन्हीं सब कारणों की वजह से और खुद को सेल्फ गवर्न करने की पर्सपेक्टिव से स्टेटहुड की डिमांड की जा रही है और 6th शेड्यूल में ऐड करने की बात की जा रही है। तो दोस्तों, हमने आज की वीडियो में वर्तमान में जो एक प्रचलित मुद्दा है, जो लद्दाख इशू से संबंधित है, वो मैंने कवर कराने का प्रयास किया है। उससे संबंधित फैक्चुअल डाटा भी आपको बताया है और संवैधानिक प्रावधान भी आप सभी के समक्ष रखे हैं। और इसी के माध्यम से मैं आप लोगों को बस एक जागरूक, अवेयर करने के लिए, एक जागरूक नागरिक बनाने के प्रयास में ये वीडियोज़ लेकर आया था। और जो वीडियो मैंने अपने, जो मुझे लगता है कि एक आम नागरिक को या जनमानस में जो विचार बनने चाहिए लोगों के, जो हमारे देश से संबंधित, वो उन विचारों को थोड़ा और विकास करने के लिए मैंने कुछ आपको जानकारी उपलब्ध कराई है। इसी के साथ आज के वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद,